अच्छा, लास्ट हमने जहाँ लेक्चर स्टॉप किया था, जो चैप्टर हम रीड आउट कर रहे हैं वो है लोकल एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन, जिसमें हम फैक्टर जिसके बारे में जो मोस्ट वाइडली यूज्ड है वो है RS फैक्टर 232। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ। नेक्स्ट जो जहाँ से हमने स्टार्ट करना है और वही चैप्टर है कि वही चैप्टर का जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि फुल डुप्लेक्स आपके पास एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन, COMM मींस नेक्स्ट INATION कम्युनिकेशन फुल वर्ड है। फुल डुप्लेक्स एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन में जो कंसेप्ट है वो ये है कि इलेक्ट्रिकल सर्किट जो है वो एटलीस्ट ये रिक्वायर्ड करता है कि आपके पास दो वायर्स हों, यानी कि एटलीस्ट टू वाइड्स हों, और एक तो है डाटा लेकर जाए और दूसरा डाटा, अगर उस फॉर्म में उसके पास डाटा है, वो रिटर्न पाथ करे। यानी कि एक सेंडर और एक रिसीवर के हिसाब से बात हो रही है। फुल डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, इसका सबको अंदाज़ा है। और फुल, हाफ एंड सिंपल जो आपके पास कम्युनिकेशन होती हैं, वन वे कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन एंड विद टाइम कम्युनिकेशन जो है फुल डुप्लेक्स एस, वो इसके एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन में ऐड किया गया है। अब एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन में फुल डुप्लेक्स कैसे होती है, मैंने आपको थोड़ी सी एग्जांपल दी। जो इलेक्ट्रिकल सर्किट के तौर पर आप जो डाटा सेंडर से रिसीवर को सेंड करते हो और बैक वक्त वहां से अगर आंसर आता है तो फुल डुप्लेक्स हो गया। इस सेंस में मैं आपको बोल रहा हूँ एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन इस सेंस में होती है। जैसे यहाँ पर स्लाइड में आपका पहला पॉइंट जो मैंने अभी क्लियर किया वो यही है कि इलेक्ट्रिकल सर्किट रिक्वायर्ड एटलीस्ट टू वायर्स। वन इज टू send the data signals, means carry to data signal, and another is used as the return path as a receiver point of view, जिसको आप ग्राउंड भी कहते हैं। साइमल्टेनियस यानी कि एक तरह से जो बैक वक्त जो डाटा ट्रांसमिशन हो रहा होता है वो टू डायरेक्शन होता है। साइमल्टेनियस ये लफ्ज़ लाजमी ऐड कीजिएगा कि साइमल्टेनियस जो ट्रांसफर है डाटा के कैरी का सिग्नल्स, वो टू डायरेक्शंस होती है, जिसको फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन कहते हैं। ये डेफिनेशन भी होगी। इसका कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना ही है, इसको एग्जांपल के जरिए आपको समझाता हूँ। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है पिक्चर में कि T फॉर ट्रांसफर, R फॉर रिसीवर, G फॉर ग्राउंड। अब इसमें क्राइटेरिया ऐसा है कि अगर T जो है डाटा सेंड करता है, जैसे ये डाटा सेंड हो रहा है, तो ट्रांसफर किया, सेंड किया, इनकोड किया, पहुंचा किसके पास? रिसीवर के पास। अगर इस साइड से, राइट साइड से अगर डाटा ट्रांसफर किया जाता है तो वो रिसीवर के पास ऐसे पहुंचता है। और जो लास्ट पर है ग्राउंड, तो ग्राउंड ही डाटा सेंड होता है, उसका ऐसे डायरेक्ट कम्युनिकेशन होती है। तो फुल डुप्लेक्स एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन यानी कि आपको लेफ्ट साइड पर जो डाटा है और राइट साइड का जो डाटा है, दोनों एज साइमल्टेनियस डाटा ट्रांसफर करने की अहलियत रखते हैं, जिसको फुल डुप्लेक्स एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट था फुल डुप्लेक्स एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन का। और यहाँ पर ये जैसा कि नीचे आपको फिगर 5.3 में भी वायरिंग की गई है फुल डुप्लेक्स की, आई फैक्टर वही, स्टैंडर्ड वही यूज़ किया गया कम्युनिकेशन का, जिसमें दो सर्किट हैं, कैरी डाटा लेते हैं इंडिपेंडेंटली, साइमल्टेनियसली डाटा सेंड करते हैं, और आपस में ग्राउंड वायर के साथ जो सिग्नल इनके साथ शेयरिंग है वो भी बैक वक्त हो रही होती है। ये जो लास्ट में लिखा है ये आपको मैंने वर्बली बता भी दिया। नेक्स्ट जो आपके पास स्लाइड में यहाँ तक जो आप बात की, यहाँ तक चैप्टर नंबर 5 लोकल एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन चैप्टर एंड हो गया। आपको उसमें लोकल एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन में जिस जिस बातों का मद्देनज़र रखा गया वो बेसिकली RH फैक्टर जो हैं 3 to 3, उसमें इंट्रोडक्शन आ गया, सिंक्रोनस कम्युनिकेशन क्या होती है,
इलेक्ट्रिक करंट का जो सेंड बिट कैसे सेंड की जाती है, उसके बाद जो इसकी मॉड्यूलेशन के हिसाब से आपको बताया, मॉडेम के हिसाब से आपको बताया। मॉड्यूलेशन का कंसेप्ट यही है जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 6 जो है हमारे पास, जो इसका हमने वो पढ़ा शॉर्ट डिस्टेंस कैसे ट्रांसेंड होता है। अब यहाँ पर आ गया लॉन्ग डिस्टेंस। लॉन्ग डिस्टेंस अगर सेंड करना हो, उसकी कम्युनिकेशन करनी हो, तो वो किस सेंस में होती है। मैंने जब इसके रिव्यू दिया था इस चैप्टर्स का, तब मैंने बोला था इसमें हम कैरियर्स के बारे में पढ़ेंगे, हम इसमें मॉड्यूलेशंस के बारे में पढ़ेंगे, उसमें हम मॉडेम्स के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 6 सारा लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन इसी पर कंसिस्ट करता है, जिसको हम वन बाय वन स्टडी आउट करेंगे। चैप्टर नंबर 6 में जैसा कि यहाँ पर मेंशन है कि इससे पहले मैं आपको अगर ये क्वेश्चन राइज करें कि लॉन्ग डिस्टेंस में डाटा को कैसे डील किया जाए, क्वेश्चन है कि लॉन्ग डिस्टेंस में डाटा को कैसे डील किया जाए। ये बेस्ट अगर इसको अगर मैनेज कर लिया थ्रू कैरियर्स, थ्रू मॉड्यूलेशन, थ्रू मॉडेम्स, तो इससे फ़ायदा ये होगा कि एक तो आपका डाटा भी क्लियर पहुंचेगा, लेकिन अगर क्लियर पहुंचेगा, लेकिन मसला यहाँ पर पड़ता है कि अगर डाटा सही वक्त में, अगर मॉड्यूलेशन उसकी ना हो, मॉडेम्स के हिसाब से कैरियर डाटा सेंडर टू रिसीवर ना जाए, तो उससे नुकसानात क्या होते हैं। उससे नुकसान, अगर डाटा लॉन्ग डिस्टेंस जितना बढ़ाते जाएंगे, जैसे आपने वाईफाई के सिग्नल देखेंगे, जितना आप क्लोज रहेंगे उतना आपके वाईफाई के सिग्नल की जो कैचिंग पॉइंट ऑफ व्यू है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। जिस तरह आप दूर जाते रहेंगे, आपके सिग्नल्स, आपके मोबाइल, जो आप मोबाइल कनेक्ट है, लैपटॉप कनेक्ट है, उसमें जो सिग्नल्स आप यूज़ कर रहे हैं वो उसका होगा कि ये होगा कि उसमें जो डाटा है या आपका जो ट्रांसफ़र रेट है, वो उसमें आपके सिग्नल बहुत वीक हो जाएंगे। तो पहली बात लॉन्ग डिस्टेंस को डील करने का ये है कि स्ट्रेंथ जो है वो लेस हो जाती है, यहाँ तक कि आपकी आवाज़ में डिस्टॉर्शन भी पैदा हो सकती है। और इसका अगर सॉल्यूशन देखा जाए, सवाल पैदा हो सकता था, सवाल जो मैंने रेज किया कि लॉन्ग डिस्टेंस में हम लॉन्ग कम्युनिकेशन हमने उसमें डाटा डील को ऐसे करेंगे, इससे तो डिस्टॉर्शन भी आएगी, इससे जो उसकी स्ट्रेंथ है वो भी लेस कम हो जाएगी। तो इसका हल क्या है? मॉड्यूलेशन। जो मैंने अभी इससे पहले डिस्कस किया, मॉड्यूलेशन इसका हल है कि जिसमें हम कैरियर यूज करते हैं हायर फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, ओरिजिनल इंफॉर्मेशन में थोड़ी सी चेंजेस कर लेते हैं। जब वो रिसीवर के पास पहुंचता है तो वो इंफॉर्मेशन को डीमॉड्यूलेट कर लेता है, और डीमॉड्यूलेट करके इस तरह उसका लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाता है। पहले जो लास्ट चैप्टर पढ़ा वो हमने लोकल एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन में हमने शॉर्ट डिस्टेंस कवर की है। अब जो चैप्टर है उसमें लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन हमने करनी है, वो बेस्ड ही इसी मॉड्यूलेशन पर करती है। मॉड्यूलेशन होता ही है, मैं अभी से आपको बता दूं, मॉड्यूलेशन का कंसेप्ट यही है कि आपका जो डाटा है उसको डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करके डी रिसीवर के पास भेजा जाए, और रिसीवर उसको डीमॉड्यूलेट करे, उसको दोबारा उसमें कन्वर्ट करे डिजिटल में, और इस तरह डिस्टोर्शन भी नहीं आएगी, स्ट्रेंथ भी उसकी जितनी भी स्ट्रॉन्ग की स्ट्रॉन्ग रहेगी, और डाटा जो पहुंचाना चाह रहे हैं वो भी पहुंच जाएगा। लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन ऐसी की जाती है मॉड्यूलेशन के जरिए। अब यहाँ पर जो मेंशन है लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में, हम जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कैरियर्स, मॉड्यूलेशन या मॉडेम का हम कंसेप्ट लेते हैं। यहाँ पर पॉइंट्स हैं जैसा कि इलेक्ट्रिक करंट बिकम्स वीकर, अगर वो कॉपर के ऊपर, अगर कॉपर या जो ट्रांसमिशन मीडिया जिसे आपको मैंने गाइडेड अनगाइडेड का बताया, अगर उसके ऊपर जाएं, ट्रेवल करें, तो ये इलेक्ट्रिक करंट वीकर हो जाएगा, सिग्नल लॉस हो जाएंगे। अगर हम आर एस फैक्टर 232 को भी अटेम्प्ट करते हैं तो उससे रिमोट साइट्स की जो कम्युनिकेशन है वो भी सिग्नल लॉस करेगा। कंटिन्यूस ऑसिलेटिंग सिग्नल्स जो कि कैरियर कहलाते हैं, इसमें भी बहुत सी डिस्टॉर्शन पैदा, ये वो हैं जैसा मैंने आपको अभी क्वेश्चन पे हाउ टू डील डाटा विद द लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, उसके मैंने जो डिस्टॉर्शन पैदा हुई, स्ट्रेंथ कम हुई, वो इसी के 3 पॉइंट इसी में फॉल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो स्लाइड है वो उसमें कॉन्सेप्ट है मॉड्यूलेशन का। जाहिर सी बात है इसका कॉन्सेप्ट जो कि आपके डाटा को सही वक्त में लॉन्ग डिस्टेंस भी आराम से कवर कर लेता है, और उसके बारे में पढ़ना है कि उस बारे में आपको कहा क्या जा रहा है।
डाटा सेंड करना, ट्रांसमीटर जो है यानी कि भेजने वाला, ट्रांसमिट जो डाटा करता है उसमें थोड़ी सी, मैं जैसे आपको पहले बोला कि ओरिजिनल इंफॉर्मेशन में थोड़ी सी चेंजेस कर कर कैरियर के तौर पर आप डाटा सेंड कर दें। कैरियर पर यानी कि जो आपने ट्रांसमिशन मीडिया इस्तेमाल किया उस पर आपने, वो कैरियर है, वो आपने उस पर डाटा सेंड कर दिया। यानी कि ये भी कह सकते हैं डिजिटल टू एनालॉग में सेंड कर दिया, जिससे डिस्टॉर्शन ये सारे प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होते, डाटा भी फुल सेंड हो जाएगा। तो इस मॉडिफिकेशन को मॉड्यूलेशन का वर्ड किया जाता है। अगर स्टेप्स मॉड्यूलेशन के देखा जाए तो रिसीवर में क्या होता है, क्या मॉनिटर करता है कौन से जो उसके पास इनकमिंग कैरियर आ रहा होता है, डाटा आ रहा होता है, और उसको डिटेक्ट करता है, उस मॉड्यूलेशन को डिटेक्ट करता है, फिर उसको रिकंस्ट्रक्ट करता है कि ओरिजिनल डाटा में आपका डाटा जो ट्रांसमिट किया गया उसको थोड़ी सी चेंजेस या मॉडिफाइड करके भेजा गया। जब रिसीवर के पास पहुंचा उसने इसको डी मॉड्यूलेट, वो वर्ड आएगा बाद में, मैं पहली बात कर रहा हूँ, अभी आपका अभी से माइंड सेट कर रहा हूँ ताकि जब वो वर्ड आए तो आपको ये कंसेप्ट के साथ वो कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए। तो वो रिकंस्ट्रक्ट का मतलब यही है, डी मॉड्यूलेट करना, ओरिजिनल डाटा में दोबारा लाया जाता है ताकि उसके जो कैरियर में डिस्कार्ड का पोर्शन, डिस्टोर्शन का पोर्शन, सिग्नल वीक का पोर्शन वो निकल जाए और डाटा सही फॉर्म में अगले के पास पहुंच जाए। ये था मॉड्यूलेशन के कुछ लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में जो मॉड्यूलेशन का हमने कॉन्सेप्ट रीड आउट करना है, वो आपके बारे में उसकी डेफिनेशन बता दी, उसके कॉन्सेप्ट बता दिए। अच्छा, कुछ मॉड्यूलेशन की टाइप्स हैं, हम इससे पहले भी वाकिफ हैं। वो जो स्कीमा, हम मॉड्यूलेशन की स्कीम्स हैं वो 3 टाइप्स हैं, लाइक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड जो तूल व अर्ज, हाईएस्ट पीक पॉइंट, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होती है। सेकंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होती है। थर्ड फेज मॉड्यूलेशन होती है। वन बाय वन इनका डिस्कस करूंगा, गौर से सुनिएगा। मॉड्यूलेशन 3 किस्म की होती है। सबसे पहली मॉड्यूलेशन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। इस मॉड्यूलेशन में बाकी के इस मॉड्यूलेशन में जब आपने इसको डिस्क्राइब करना है वहां पर ये आपने राइट डाउन करना है कि फेज एंड फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में फेज और फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट रहेंगी, यानी कि ओरिजिनल सिग्नल ही रहेगा, सिर्फ उसके अल्टर होगा एम्पलीट्यूड, जो कि डाटा सेंड किया जा रहा है कैरियर के ऊपर, मॉड्यूलेट किया जा रहा है, सिर्फ उसमें थोड़ी सी चेंज, जैसे जिसकी बात होगी उसमें चेंज होगा, बाकी में वो कांस्टेंट हो जाएगी। सिंपल सी बात है। आपने इसमें लिखना क्या है, फेज एंड फ्रीक्वेंसी बोथ remain constant in the original signal, in the form of original signal, only alter the modulate the signal on the carrier is amplitude modulation. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 0 असाइन करता हूं तो उसका डिफरेंट एम्पलीट्यूड है, और अगर मैं 1 असाइन करता हूं तो उसका डिफरेंट एम्पलीट्यूड है। ये जब स्टेप बाय स्टेप इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे तब इसका डिटेल फॉर्म होगी। अभी इसके जो इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये इनफ है कि फेज और फ्रीक्वेंसी इसमें कांस्टेंट रहती है, सिर्फ एम्पलीट्यूड में मॉड्यूलेट के हिसाब से सिग्नल में थोड़ी बहुत चेंजेस होती हैं, अल्टर होती है, तब्दीलियां आती हैं। अब नेक्स्ट आ जाए फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन पर। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में जो एम्पलीट्यूड है वो रिमेन कांस्टेंट होता है, फेज भी रिमेन कांस्टेंट रहता है, देखिए बाकी के दोनों रिमेन कांस्टेंट है, बट फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल चेंजेस। कैसे? जब 0 और 1 अपने नौयत के हिसाब से आते हैं, सिग्नल के कैरियर के तौर पर आते हैं, तो उस मुताबिक उसमें अल्टर जो डाटा होता है वो होता रहता है। 0 है उसके हिसाब से अलहदा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन डिटेक्ट की जाएगी, अगर 1 है तो उसके अपनी उस मॉड्यूल के मुताबिक डाटा को अल्टर किया जाएगा। अगर हायर 1 साइन किया गया है तो उसकी स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी होगी,
और अगर लोअर 1 साइन किया जाए, ये फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की बात कर रहा हूँ, अगर 0 लोअर साइन किया जाए तो उसकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी। ये आपकी डिटेल है। लास्ट वन, फेज मॉड्यूलेशन। चैप्टर नंबर 6 का मॉड्यूलेशन में फेज मॉड्यूलेशन टाइप्स में फेज मॉड्यूलेशन का कॉन्सेप्ट क्या है। इसमें एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट। देख लें सबका कॉम्बिनेशन एक जैसा है। अगर एम्पलीट्यूड की बात कर रहा हूँ तो फ्रीक्वेंसी और फेज उसमें कांस्टेंट रखना, सिर्फ एम्पलीट्यूड में थोड़ी सी चेंजेस हो सकती हैं। अगर फ्रीक्वेंसी की बात हो तो एम्पलीट्यूड और फेज रिमेन कांस्टेंट हो, तो फ्रीक्वेंसी के जितने भी आल्टर जो हमने चेंजेस तब्दीलियां करनी हो तो सिर्फ फ्रीक्वेंसी में चेंजेस होती हैं। लेकिन अगर बात करें फेज मॉड्यूलेशन की, तो फेज मॉड्यूलेशन में एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी दोनों रिमेन कांस्टेंट रहेंगी। उस रिमेन कांस्टेंट में उसका ये डिपेंड करेगा कि हर टाइम एनकाउंटर जो एनकाउंट करता रहेगा कि एक बिट जो हम सेंड कर रहे हैं वो चेंज हो, दूसरी बिट अगर 0 बिट काउंट कर रहे हैं तो वो भी उस हिसाब से उसमें तब्दीलियां आए। इसमें फेज मॉड्यूलेशन में एक कॉन्सेप्ट है कि अगर 1 फेज है ना, वो चेंजेस हो जाती है 90 डिग्री पर। अगर 0 फेज है तो उसकी जो मॉड्यूलेशन है वो 180 के हिसाब से डिटेक्ट होती है। नेक्स्ट जो हमारे पास स्लाइड में मेंशन है वो ये है कि मॉडम क्या होती है। मॉड्यूलेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पर एंड हो गया। चैप्टर नंबर 6 में मॉड्यूलेशन का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अब जो कॉन्सेप्ट है वो है मॉडम का। मॉडम एक मॉड्यूलेटर एक हार्डवेयर सर्किट है। मॉडम एक हार्डवेयर है जो कि मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर, जैसे कि मैं पहले बता रहा था मॉडम में मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर एक सिंगल डिवाइस पर कंबाइन कर लिए जाते हैं। बात दोबारा सुनिएगा। मॉडम एक हार्डवेयर है, सर्किट है, जिसमें मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर एक सिंगल डिवाइस में इसको दोनों को कंबाइन कर दिया जाता है। एक मॉड्यूलेटर अगर एक हार्डवेयर सर्किट है जैसे कि स्लाइड में भी मेंशन है, तो वो क्या करता है, एक्सेप्ट करता है सीक्वेंस के हिसाब से डेटा बिट्स और उसको अप्लाई करता है मॉड्यूलेशन टू द कैरियर वेव अकॉर्डिंग टू द बिट्स। यानी कि मॉड्यूलेशन का वर्ड यूज हुआ है तो इसका मतलब है मॉडिफाई करता है डेटा को, थोड़ी सी चेंजेस करता है। ठीक है, मॉड्यूलेटर का ये काम है। अब आ जाते हैं डी मॉड्यूलेटर। ये भी एक हार्डवेयर सर्किट है, दोनों ही हार्डवेयर सर्किट है। ये मॉड्यूलेटेड कैरियर वेव्स को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, मॉड्यूलेटर क्या करता है कि वो सिर्फ डाटा को, सीक्वेंस ऑफ डाटा को एक्सेप्ट करना। और दूसरी बात ये है कि अगर उस डाटा को एक्सेप्ट कर लिया है मॉड्यूलेशन के हिसाब से, तो डी मॉड्यूलेटर क्या करेगा, सिर्फ उसके मॉड्यूलेटेड के डाटा को सेंड करेगा, उसको एक्सेप्ट करेगा कैरियर वेव्स के तौर पर, और उसको रिक्रिएट करेगा दोबारा उसी सीक्वेंस ऑफ डाटा बिट को। देखिए मेरा कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको पहले बता दिया, अब उसका आपको और क्लैरिटी होगी। ये एक्सेप्ट द सीक्वेंस ऑफ डाटा, ये काम है मॉड्यूलेटर का। इसने वो डाटा लिया और उसको रिक्रिएट किया उसी फॉर्म में, ये है डीमॉड्यूलेटर का काम। और मॉडम का जो बात है वो एक हार्डवेयर सर्किट है जो कि कंबाइन, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर को एक सिंगल डिवाइस पर कंबाइन करता है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्राइटेरिया है वो पिक्चर से हम कवर करते हैं। एम फॉर मॉड्यूलेशन, डी फॉर डी मॉड्यूलेशन। अगर 4 वायर्स हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर नजर भी आ रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन 4 वायर्स यूज की गई हैं। 2 अगर मॉड्यूलेशन के हिसाब से सेंड की गई हैं तो जाहिर सी बात है वो डीमॉड्यूलेट ही उसको रिसीव करेगा। लेकिन अगर डीमॉड्यूलेट के हिसाब से डाटा सेंड किया गया है तो वो डेफिनेटली आपके जो डाटा को मॉड्यूलेट एक्सेप्ट करेगा। 2 वेज है ना, लॉन्ग जो इसको फुल डुप्लेक्स के हिसाब से, कंप्यूटर एक साइड पर है या कंप्यूटर दूसरे साइड पर है,
और स्टैंडर्ड देख लें, बार बार मेंशन है कि RS रिकमेंडेड स्टैंडर्ड 232 कैन बी यूज, इसमें यूज होता है। ये एक पूरा मॉडम है, मॉडम जिसमें मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन दोनों यूज हो रहे हैं। और ये मॉडम है जिसमें लॉन्ग डिस्टेंस हमने कवर करना है। मॉड्यूलेशन उसमें थोड़ी सी डाटा में चेंजेस करता है और डीमॉड्यूलेट कर देता है। और अगर मॉडम सेकंड के पास अगर मॉडल कोई डाटा आता है तो वो उसको किस तरह सेंड करता है, ये इजीली आपको इस इमेज से समझ लग गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास अगर देखा जाए तो वो ये है मल्टीप्लेक्सिंग, जो हम नेक्स्ट स्लाइड का रीड आउट करने लगे हैं। उसमें क्वेश्चन एक लिखा गया है, हाउ कैन टू और मोर सिग्नल्स, हाउ कैन टू और more signal can be transmitted simultaneous over a single wire। सिंगल वायर के थ्रू आप सिग्नल्स को कैसे, दो या दो से ज्यादा सिग्नल्स को कैसे ट्रांसमिट करेंगे। आंसर उसका यहाँ पर लिखा है कि डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के कैरियर इस्तेमाल करके, डिफरेंट बाय यूजिंग डिफरेंट कैरियर्स फ्रीक्वेंसी। अब इसको मैं वन बाय वन इसको मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लूं इसके आंसर को। हम हर सिग्नल पर, हर एक सिग्नल पर डाटा ट्रांसमिट करेंगे जो कैरियर्स के हिसाब से, कैरियर्स फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, डिफरेंट कैरियर फ्रीक्वेंसी के साथ। अगर किसी को ए प्लस के हिसाब से डाटा सेंड है तो उसको हम कुछ असाइन कर देंगे या नंबर असाइन कर देंगे। उस हिसाब से हम एक से ज्यादा डाटा सेंड कर सकते हैं अगले को। मल्टीप्लेक्सिंग में अगर ये क्वेश्चन अराइज होता है अगर एक सिंगल वायर में, तो हम उस पर नंबरिंग लगा दे, उस नंबरिंग के हिसाब से वो मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर आपस में कम्बिनेशन करेगा और रिसीवर और सेंडर अपने जो सिग्नल्स उसको रिसीव हो रहे हैं वो नंबरिंग के हिसाब से असाइन कर लेगा। इससे फायदा ये होगा कि एक तो डाटा पूरा सेंड हो जाएगा और सेंडर और रिसीवर यानी कि ट्रांसमीटर जो है, मॉड्यूलेटर जो भी काम करता है और डीमॉड्यूलेटर जो भी काम कर रहा है, उसमें लॉन्ग डिस्टेंस में किसी किस्म की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं आएगी। इस क्वेश्चन में अगर किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। हमारे पास हमारे पास जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें कैरियर्स की फ्रिक्वेंसी और मल्टीप्लेक्सिंग का मर्ज पॉइंट है। 5 मिनट्स जो रिमेनिंग है, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, वरना मैं ये कंटिन्यू करूं क्योंकि इसकी जो टाइप्स हैं 3 टाइप्स हैं और शायद 5 मिनट्स में कंप्लीट ना हो पाए। तो कोशिश करता हूं कि कंप्लीट करने की है, पहला पॉइंट कंप्लीट करता हूं। तो उसके अगेंस्ट अगर टाइम पर पूरा हो गया, टाइम ओवर हो गया, तो फिर मुझे बता दीजिएगा कहाँ पर स्टॉप किया, वहां से हम नेक्स्ट कंटिन्यू कर लेंगे। कैरियर फ्रीक्वेंसी एंड मल्टीप्लेक्सिंग में सबसे पहला जो टाइप्स है वो है ये, दोबारा रीड और ऊपर हेडिंग लाजमी, ये टाइप जो पहले हमने फ्रीक्वेंसी की टाइप्स पढ़ी वो और है। ये मल्टीप्लेक्सिंग की जो कैरियर फ्रीक्वेंसी है उसके मुताबिक इसकी रेंज है। फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, अब ये जो वर्ड है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में कंसेप्ट ये है कि मल्टीपल कैरियर फ्रीक्वेंसी, जो आपका क्वेश्चन जो लास्ट में रेज हुआ था उसके मुताबिक इसका आंसर है कि मल्टीपल कैरियर फ्रीक्वेंसी अलाउ करती है कि इंडिपेंडेंट सिग्नल्स पर सेंड किया जाए और ये एक मीडियम के जरिए सेंड हो। जैसे कि आपको इमेज में नजर भी आ रहा है, ये 3 सोर्स हैं जो डाटा सेंड कर रहे हैं, तीनों डिफरेंट है, 1 2 एंड 3। क्वेश्चन भी यही अराइज हुआ था, अगर एक से ज्यादा सिग्नल्स आए उसको एक ही मीडियम पर सिंगल वायर पर कैसे सेंड किया जाता है। फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एक पहली टाइप जिसमें फ्रीक्वेंसी के हिसाब से डाटा सेंड किया जाए, एक सोर्स, 1 2 एंड 3 सोर्सेज अगर मल्टीप्लेक्सर को मिलते हैं तो वो इसको एक मॉड्यूलेट, इसको एक थोड़ी सी इसमें अल्टर करके इसको रीअरेंज करता है और एक सिग्नल पर शेयर कर देता है, कैरियर के तौर पर वो लेकर जाता है डाटा। जैसे ही
शेयर चैनल के जरिए डी मल्टीप्लेक्सर के पास वो डाटा पहुंचता है, वो क्या करता है, उस डाटा को वापस उस 3 सोर्स में कन्वर्ट करता है और आगे जिसका जो पार्ट होता है उसको डाटा पहुंच जाता है। ये है लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, ऐसे होती है। उम्मीद है कि अब सबका पॉइंट क्लियर हो गया होगा। जो मैं मल्टीप्लेक्सर बोल रहा हूँ, डी मल्टीप्लेक्सर बोल रहा हूँ, मोडेम का जिक्र कर रहा हूँ, और कैरियर फ्रिक्वेंसी में एक या एक से ज्यादा फ्रिक्वेंसी आपने सिग्नल भेजने हो एक ही वायर के ऊपर, तो तब क्या कॉन्सेप्ट होता है, ये सारा 1 बाय 1 डिस्कस हो रहा है। नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप है वो है वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। अब इसके मुताबिक जो फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सर था, वो उसका जो कंसेप्ट अप्लाइड इसमें किया जाता है। अगर ऑप्टिकल ट्रांसमिशन सिस्टम, अगर ऑप्टिकल फाइबर अगर मैं इस्तेमाल करूं, तो उसको हम नॉन एज वेव डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग भी यूज कहते हैं। हमने ऑप्टिकल फाइबर तो पढ़ लिया है ना, जिसमें फाइबर्स कॉम्बिनेशन से हम डाटा ट्रांसमिशन मीडिया के जरिए हम डाटा एक जगह से दूसरी जगह सेंड करते हैं। वो जो वेव के तौर पर डाटा सेंड होता है ना, अच्छा, वेव जो लेयर होती है उसके फॉर्म में डाटा अगर सेंड किया जाए तो वो उससे सिग्नल की डिस्टोर्शन नहीं होती, डाटा भी पूरा पहुंचे, फुल स्ट्रेंथ के साथ डाटा उसके पास पहुंचता है। तो वो कहने का मकसद ये है कि फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का जो कंसेप्ट है वो अप्लाइड किया जाए अगर ऑप्टिकल ट्रांसमिशन सिस्टम पर, ऑप्टिकल फाइबर पर अगर अप्लाई किया जाए तो उसको वेव डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग बोलते हैं। क्लियर है सबको? नेक्स्ट लास्ट, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, लास्ट टाइप, चैप्टर नंबर 6 भी एंड हो गया। टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में सोर्स शेयर किया जाता है मीडियम का, जो कि तब्दील हो जाता है डाटा की फॉर्म में। इसमें सिंक्रोनस अगर 2 फॉर्म है, अगर सिंक्रोनस डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का कॉन्सेप्ट अगर यूज हो रहा है तो उसमें हर सोर्स को ये अपॉर्चुनिटी है कि वो डाटा सिंक्रोनस तरतीब के हिसाब से डाटा सेंड करे, सब डाटा। लेकिन अगर वो स्टैटिस्टिकल टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग यूज कर रहा है तो उसको इस सोर्स का चांस नहीं मिलता कि वो डाटा सेंड करे इन द फॉर्म ऑफ सिंक्रोनस। यहां पर आपका चैप्टर नंबर 6 एंड हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे पैकेट के बारे में।